प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करें पूंजी लाभ। अब देखो भी पूंजी लाभ क्या है। इसके लिए सबसे पहले समझे कि पूंजी लाभ किन से होता है, किन का हस्तांतरण होगा। कैपिटल गेन। अब देखो भी कैपिटल गेन क्या है वो देखिए। सबसे पहले पूंजी लाभ। अब ये जो पूंजी लाभ शीर्षक है इसमें किस प्रकार की संपत्तियों को शामिल किया जाता है, किस प्रकृति की होनी चाहिए तब इनको शामिल किया जाएगा। तो सबसे पहली इनकी जो महत्वपूर्ण बात है वो तो ये है कि गत वर्ष क्या होना चाहिए, गत वर्ष में करदाता के द्वारा गत वर्ष में संपत्ति का हस्तांतरण करने पर, संपत्ति का हस्तांतरण का मतलब क्या होता है भी? हस्तांतरण का मतलब होता है विक्रय। हस्तांतरण का मतलब होता है विक्रय। हस्तांतरण करने पर यानी विक्रय करने पर, हस्तांतरण करने पर उस संपत्ति से क्या होना चाहिए? पूंजी लाभ होने पर, क्या होने पर? पूंजी लाभ होने पर उसे पूंजी लाभ में शामिल किया जाएगा। उसे किस में शामिल किया जाएगा? पूंजी लाभ में। पूंजी लाभ में शामिल किया जाएगा। किस में शामिल किया जाएगा? पूंजी लाभ में शामिल किया जाएगा। शामिल किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको विशेष ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो बातें ये है कि गत वर्ष में हस्तांतरण हो, गत वर्ष में हो हस्तांतरण, कि गत वर्ष में हस्तांतरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हस्तांतरण विक्रय होना चाहिए। और संपत्ति पर करदाता का स्वामित्व होना चाहिए। संपत्ति पर करदाता का क्या होना चाहिए? स्वामित्व भी हो, एक ये ध्यान रखना है। और हस्तांतरण हो और उससे क्या हो? पूंजी लाभ हो। क्या हो भी? पूंजी लाभ हो, ये भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें जब कंप्लीट होगी तब आपको विषय ध्यान में रखना है कि वो लाभ किस में आएगा? पूंजी लाभ शीर्षक में। लेकिन पूंजी लाभ शीर्षक में शामिल करने के लिए दो प्रकार की संपत्तियां होगी। यहाँ पर कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक तो होगी अल्पकालीन, एक क्या होगी? दीर्घकालीन। एक तो क्या होगी भी? एक तो होगी आपकी अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म। एक तो होगी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, पूंजी संपत्ति। एक तो होगी अल्पकालीन, दूसरी कौन सी होगी? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति। अल्पकालीन और दूसरी क्या होगी? दीर्घकालीन। तो अल्पकालीन होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए? दीर्घकालीन होनी चाहिए। लेकिन इसके लाभ की जो गणना का जो प्रारूप होगा, फॉर्मेट होगा, वो कैसा होगा उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो भी
computation of taxable income from capital gain ऑप्शरी जो भी हो ऑप्शरी फॉर द असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 कौन सा होगा 2020-21। सबसे पहले आपको इसमें क्या ध्यान रखना है विशेष है, सबसे पहले लिखेंगे इसमें सेलिंग प्राइस ऑफ जो भी एसेट्स हो यहाँ लिखेंगे। एसेट्स पर सेलिंग पर करने पर अगर कोई आपने खर्चा किया है, क्या किया आपने खर्चा, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस, क्या भी ट्रांसफर एक्सपेंसेस, कोई ट्रांसफर एक्सपेंसेस हुआ है वो घटाएंगे। अगर ट्रांसफर एक्सपेंसेस उसमें से हम घटा देंगे तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा नेट सेल्स कंसिडरेशन, नेट सेल्स नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है, इसमें से फिर क्या घटाएंगे, उसकी लागत घटाएंगे। क्या घटाएंगे, उसकी लागत। लेस क्या करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन ये घटाएंगे, इंडेक्स घटाएंगे। ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपको ज्ञात करना है असेट्स की जो अमाउंट होगी, असेट्स प्राइस भाग देना है इंडेक्स, किस इंडेक्स का, इंडेक्स परचेज ऑफ ईयर, यानी जिस वर्ष इसे खरीदा है उस वर्ष के इंडेक्स का भाग देंगे इनटू करंट ईयर का जो इंडेक्स है 282, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट ईयर की हमारी अमाउंट ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम कॉस्ट घटाएंगे तो सेल्स में से जैसे ही हम लागत घटाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, ये अमाउंट जो प्राप्त होगी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्या होगा, ये जो अमाउंट आपको प्राप्त होगी वो क्या होगी भी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे ही माइनस हो गया, इसके बाद आपको देना है जिसमें एग्जम्पशन देना है, छूट देनी है, डिडक्शन देना है। अब एग्जम्पशन कौन सा देंगे, देखो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन केवल 54 हो सकता है, 54B हो सकता है, 54F हो सकता है, 54EC हो सकता है, और भी जो भी है इनको घटाएंगे इसमें से इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से जो छूट दी गई है वो घटाने के बाद जो राशि आएगी ये आएगी टैक्सेबल अमाउंट। कौन सी आएगी, टैक्सेबल। तो ये आएगी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आपको ध्यान में रखना। ये तो इसका क्या होगा, प्रारूप होगा किसका, अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कर रहे हैं तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है इसमें कि सबसे पहले हमने क्या लिखी है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, और सेलिंग में से उसके बाद हमने क्या माइनस कर दिया इसमें से, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्या माइनस कर दिया अभी इसमें से, ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, अभी अगर कोई दलाली वगैरह जो भी हस्तांतरण खर्चा है वो घटाएंगे तो नेट सेल्स कंसिडरेशन आएगा, और नेट सेल्स कंसिडरेशन में से क्या घटाएंगे, कॉस्ट। लेकिन कॉस्ट को इस प्रकार चेंज करेंगे, कैसे, जो संपत्ति खरीदी हो, जो संपत्ति आपने खरीदी है वो इसमें इंडेक्स
परचेज ऑफ ईयर, जिस वर्ष खरीदी उस वर्ष का इंडेक्स, और इनटू इसे करंट ईयर का इंडेक्स कितना है 289, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उसमें से हम माइनस एग्जाम्पशन देंगे इसको, अंडर सेक्शन 54, 54B, 54F, 54EC जो भी हो, घटाने के बाद आएगी टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन जब भी आप लागत की बात करेंगे तो संपत्ति की लागत आपको विशेष ध्यान में रखनी है नोट के तौर पर। क्या ध्यान में रखनी है अभी? नोट नंबर 1, अगर किसी संपत्ति को 1/4/2001 से पूर्व खरीदा गया है, 1/4/2001 से पूर्व खरीदा गया है, तो 1/4/2001 का बाजार मूल्य लिया जाएगा, बाजार मूल्य लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? बाजार मूल्य लिया जाएगा। और 1/4/2001 से पूर्व संपत्ति पर कोई व्यय, यानी कोई व्यय या वृद्धि का खर्चा किया गया है। वृद्धि यानी बढ़ाने के लिए वृद्धि का खर्चा किया गया है, वृद्धि का खर्चा किया गया है, तो उसे नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 1 नंबर तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो पॉइंट आपका 2 नंबर, किसी संपत्ति को 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो उसका लागत मूल्य एवं उसकी वृद्धि पर किया गया व्यय वृद्धि पर किया गया व्यय शामिल होगा। किया गया व्यय किस में शामिल होगा? भी किया गया व्यय संपत्ति की लागत में शामिल होगा, संपत्ति की लागत में शामिल होगा, संपत्ति की लागत में शामिल होगा। ये आपको विषय ध्यान में रखना है कि 2001 से पूर्व अगर किसी संपत्ति को खरीदा गया है तो उसमें किसी प्रकार का भी 2001 से पूर्व है तो उसका बाजार मूल्य पहले है तो बाजार मूल्य, बाद में है तो उसका लागत, पहले है तो किसी प्रकार के खर्चे को शामिल नहीं करना है, पहले है तो किसी प्रकार के खर्चे को शामिल नहीं करना है। लेकिन बाद में अगर आपने कोई खर्चा किया है, वृद्धि की है, निर्माण कार्य और अन्य बिल्डिंग आपने बनाई है, तो उसमें उसकी लागत में जो भी आपने वृद्धि पर खर्चा किया गया है वो संपत्ति की लागत में जोड़ा जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो मेन तो ये फॉर्मेट विषय ध्यान रखना है आपको कि हर संपत्ति को बेचने पर इस प्रकार आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और ये फॉर्मेट आपको विशेष इसमें ध्यान रखना है। और फिर आपको नोट भी ध्यान रखना है कि लागत कौन सी लेनी है, आपको लागत किस प्रकार की आपको इसमें लेनी है, 2001 को विशेष ध्यान रखना है।